देखो अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। देखो, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है कि प्रेजेंटली हमारी कंट्री में मैक्सिमम बिजनेसमैन जो है वो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन किसके थ्रू करते हैं? बैंक के थ्रू करते हैं। तो अपन ने बैंक में कितने कैश और कितने चेक बैंक में डिपॉजिट कराए, कितना कैश और कितना चेक अपन ने बैंक से विड्रॉ कर लिया, तो इन सब की डिटेल्स को मेंटेन करने के लिए अपन एक कैश बुक बनाते हैं जिसको अपन बोलते हैं बैंक कॉलम कैश बुक। जिसको अपन क्या बोलते हैं? बैंक कॉलम कैश बुक बोलते हैं। कि ड्यूरिंग द ईयर कितने चेक आप बैंक में डिपॉजिट करा रहे हो, कितना कैश आप बैंक में डिपॉजिट करा रहे हो, ड्यूरिंग द ईयर कितने पेमेंट करे आपने थ्रू चेक, और कितना कैश आपने बैंक से विड्रॉ करा फॉर ऑफिस यूज। ठीक है ना? तो इन सारी ट्रांजेक्शन्स की डिटेल को मेंटेन करने के लिए हम क्या बनाते हैं? बैंक कॉलम कैश बुक बनाते हैं। तो इसकी दो साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। इसकी दो साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। और हम ये बैंक कॉलम कैश बुक पढ़ चुके हैं। तो हमारी बैंक कॉलम कैश बुक की जो डेबिट साइड होती है वो हमारे लिए रिसिप्ट होती है, और जो क्रेडिट साइड होती है वो हमारी क्या होती है? पेमेंट होती है। क्रेडिट साइड हमारे लिए क्या होती है? पेमेंट होती है। तो हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना कैश बैंक में डिपॉजिट कराया, कितने चेक बैंक में डिपॉजिट कराए, कितना कैश बैंक से विड्रॉ करा, कितने पेमेंट्स अपन ने करे थ्रू चेक। तो इन सारी ट्रांजेक्शन्स की डिटेल को मेंटेन करने के लिए हम क्या बनाते हैं? हम क्या बनाते हैं? बिजनेसमैन क्या बनाता है? कैश बैंक कॉलम कैश बुक बनाता है। क्या बनाता है? बैंक कॉलम कैश बुक। तो उसकी दो साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट साइड में क्या लिखते हैं? जितनी भी रिसिप्ट्स होती हैं इट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कैश बुक। और जो भी पेमेंट्स होते हैं थ्रू चेक और जो कैश अपन बैंक से विड्रॉ करते हैं इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कैश बुक। इसी तरीके से क्या होता है, जो बैंक होता है, बैंक भी अपने हर इंडिविजुअल कस्टमर का अकाउंट मेंटेन करता है। बैंक भी अपने हर इंडिविजुअल कस्टमर का अकाउंट मेंटेन करता है। जितने एक बैंक की एक छोटी सी ब्रांच होगी तो उसमें हजारों कस्टमर्स के अकाउंट होते हैं। ठीक है ना? तो बैंक अपने हर इंडिविजुअल कस्टमर का अकाउंट मेंटेन करता है। और आप देखना चाहते हो कि बैंक ने आपका अकाउंट किस तरीके से मेंटेन करा है, बैंक ने आपके अकाउंट में कौन कौन सी एंट्री करी है, तो आप बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो बैंक आपको उसका एक प्रिंट आउट निकाल के दे देगा विच इज नोन एज बैंक स्टेटमेंट। और हम उसको पासबुक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पासबुक भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो बैंक भी अपने हर इंडिविजुअल कस्टमर का अकाउंट मेंटेन करता है। तो आप देखना चाहते हो कि बैंक जो आपका अकाउंट मेंटेन कर रहा है उसके अंदर बैंक ने कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स की एंट्री रिकॉर्ड कर ली है, ये आप देखना चाहते हो। तो आप बैंक से रिक्वेस्ट कर दें तो बैंक उसका आपको एक प्रिंट आउट निकाल के दे देता है। किसका? बैंक, वो अकाउंट जो बैंक आपका मेंटेन कर रहा है, वो अकाउंट जो बैंक आपका मेंटेन कर रहा है उसका एक प्रिंट आउट आपको निकाल के दे देता है विच इज नोन एज बैंक स्टेटमेंट और पासबुक। बैंक स्टेटमेंट और पासबुक। ये जो बैंक स्टेटमेंट और पासबुक है ये कौन बना रहा है? इट इज मेंटेन बाय द बैंक, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक। ये कौन बना रहा है? बैंक बना रहा है। और हमारे पास क्या होता है? हमारे पास उसका प्रिंट आउट होता है। तो ये जो पासबुक है इसकी भी दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। पासबुक की भी दो साइड होती है, क्रेडिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे मतलब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पासबुक की जो डेबिट साइड है वो पेमेंट होती है, और पासबुक की जो क्रेडिट साइड है वो क्या होती है? आपकी रिसिप्ट होती है। डेबिट साइड पेमेंट होती है और क्रेडिट साइड क्या होती है? रिसिप्ट होती है। बताओ यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? तो कैश बुक कौन बना रहा है? इट इज मेंटेन बाय द कस्टमर। कैश बुक, बैंक कॉलम कैश बुक कौन बनाता है? इट इज मेंटेन बाय द कस्टमर। और ये जो पासबुक है या बैंक स्टेटमेंट है ये क्या है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक। ये कौन प्रिपेयर करता है? बैंक प्रिपेयर करता है। और आपके पास क्या होता है? आपके पास उसका प्रिंट आउट होता है, उसकी एक फोटोकॉपी होती है विच इज नोन एज बैंक स्टेटमेंट और पासबुक। पासबुक में भी दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। फ्रॉम कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू या फिर फ्रॉम बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पासबुक की जो डेबिट साइड है वो पेमेंट होती है, और पासबुक की जो क्रेडिट साइड होती है वो क्या होती है? रिसिप्ट होती है। बात समझ में आई? अब बात आती है इस कैश बुक और पासबुक में अपन एंट्री कैसे करते हैं। जो कैश बुक और पासबुक है इनमें एंट्री कैसे की जाएंगी? तो ये जैसे सपोज करो एक आपका एक कस्टमर है, उसने आपको एक चेक दिया। कितने का चेक दिया? 5000 रुपीज का। आपका एक कस्टमर है मिस्टर एक्स, उसने आपको 5000 रुपीज का चेक दिया।
और ये चेक आपने क्या करा, बैंक में जाके डिपॉजिट करा दिया। तो जब ये चेक आप अपने बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो आप एंट्री क्या करोगे, अपनी बैंक कॉलम कैश बुक की डेबिट साइड में एंट्री करोगे। या सपोज करो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पहले एक बार ये एग्जांपल देखो कि सपोज करो आपने अपने बैंक में से 10,000 रुपीज कैश क्या करा, विड्रॉ। आपने अपने बैंक में 10,000 रुपीज का कैश डिपॉजिट कराया। आपने अपने बैंक में क्या करा, 10,000 रुपीज का कैश डिपॉजिट कराया। तो जब ये कैश आप बैंक में डिपॉजिट कराओगे तो आप अपनी बैंक कॉलम कैश बुक की डेबिट साइड में लिखोगे टू कैश अकाउंट कितना, 10,000। बैंक के लिए तो ये रिसिप्ट है ना, तो आप अपनी बैंक कॉलम कैश बुक की रिसिप्ट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट कितना, 10,000। क्या करा, आपने 10,000 रुपीज का कैश बैंक में डिपॉजिट कराया। तो जब ये कैश आप बैंक में डिपॉजिट कराओगे तो अपनी बैंक कॉलम कैश बुक में पहले एंट्री करोगे। तो आपने बैंक कॉलम कैश बुक की डेबिट साइड में एंट्री करी टू कैश अकाउंट कितना, 10,000। और सेम इसी ट्रांजेक्शन की एंट्री बैंक का करेगा पासबुक की क्रेडिट साइड में करेगा बाय कैश अकाउंट कितना, 10,000। बाय कैश अकाउंट कितना, 10,000। समझ में आई बात। अब सपोज करो आपका एक कस्टमर है मिस्टर एक्स, उसने आपको 5,000 रुपीज का चेक दिया और वो चेक जाके आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। आपका एक कस्टमर है मिस्टर एक्स, उसने आपको 5,000 रुपीज का चेक दिया और वो चेक आपने जाके बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो जब वो चेक आप बैंक में डिपॉजिट कराओगे तो आप अपनी बैंक कॉलम कैश बुक की डेबिट साइड में एंट्री करोगे टू एक्स अकाउंट कितना, 5,000। टू एक्स अकाउंट कितना, 5,000। और बैंक जब इस चेक को कलेक्ट कर लेगा कस्टमर के बैंक से, बैंक जब इस चेक को कलेक्ट कर लेगा फ्रॉम कस्टमर्स बैंक, तो बैंक उसकी एंट्री क्या करेगा, पासबुक की क्रेडिट साइड में करेगा बाय एक्स अकाउंट कितना, 5,000। बाय एक्स अकाउंट कितना, 5,000। इसी तरीके से सपोज करो आपने बैंक में से कैश विड्रू करा। आपने 3,000 रुपीज का कैश बैंक से विड्रू करा फॉर ऑफिस यूज। आप बैंक में से कैश निकाल रहे हो काहे के लिए, फॉर ऑफिस यूज के लिए। तो जब आप ये बैंक में से कैश निकालेंगे तो आप अपने कैश बैंक कॉलम कैश बुक की क्रेडिट साइड में एंट्री करोगे बाय कैश अकाउंट कितना, 3,000। और सेम इसी चीज की एंट्री बैंक करेगा पासबुक की डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट कितना, 3,000। टू कैश अकाउंट कितना, 3,000। समझ में आई बात। अब सपोज करो आपका एक क्रेडिटर है मिस्टर वाई, आपको उसको 2,000 रुपीज का पेमेंट करना है। तो आपने उसको 2,000 रुपीज का चेक देकर, आपने उसको 2,000 रुपीज का चेक देकर आपने उसका पेमेंट कर दिया। तो जब आप अपने किसी क्रेडिटर या किसी भी पर्सन को पेमेंट करेंगे थ्रू चेक, तो जब पेमेंट होगा थ्रू चेक तो आप उसकी एंट्री बैंक कॉलम कैश बुक की क्रेडिट साइड में करोगे, पेमेंट साइड में करोगे बाय वाई अकाउंट कितना, 2,000 रुपीज। बाय वाई अकाउंट कितना, 2,000 रुपीज। समझ में आया। सपोज करो वाई हमारा एक क्रेडिटर है, हमें उसको 2,000 रुपीज का पेमेंट करना था। तो वो पेमेंट अपन ने कैसे करा, बाय चेक। वो पेमेंट अपन ने कैसे करा, बाय चेक। तो जब पेमेंट करा बाय चेक तो हमने हमारी बैंक कॉलम कैश बुक की क्रेडिट साइड में एंट्री कर दी बाय वाई अकाउंट कितना, 2,000। और जब हमारा बैंक उसका पेमेंट करेगा, बैंक जब इस चेक का पेमेंट करेगा तो बैंक इसकी एंट्री क्या करेगा, पासबुक की डेबिट साइड में टू वाई अकाउंट कितना, 2,000। बताओ बात समझ में आई, कैश बुक और पासबुक में कैसे एंट्री करते हैं। ये कैश बुक में एंट्री कौन कर रहा है, बैंक कॉलम कैश बुक में एंट्री कौन करता है, इट इज डन बाय द कस्टमर और बिजनेसमैन। और ये पासबुक क्या है, इसमें एंट्री कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है। इसमें एंट्री कौन रिकॉर्ड कर रहा है, बैंक इसमें एंट्री रिकॉर्ड कर रहा है। और हमारे पास क्या है, उसका प्रिंट आउट है। बात समझ में आई क्या, कि कैश बुक और पासबुक में कैसे एंट्री होती है। तो आपने क्या देखा, आपने क्या देखा कि जो एंट्री हम मतलब बिजनेसमैन अपनी बैंक कॉलम कैश बुक की डेबिट साइड में करता है, जो एंट्री बिजनेसमैन अपनी बैंक कॉलम कैश बुक की डेबिट साइड में करता है, वही सारी एंट्री बैंक का करता है पासबुक की क्रेडिट साइड में करता है, पासबुक की क्रेडिट साइड में करता है। और जो एंट्री हम बिजनेसमैन बैंक कॉलम कैश बुक की क्रेडिट साइड में करते हैं, जो एंट्री बिजनेसमैन बैंक कॉलम कैश बुक की क्रेडिट साइड में करता है, वही सारी एंट्री बैंक का करता है, पासबुक की डेबिट साइड में करता है, पासबुक की डेबिट साइड में करता है। तो मतलब अगर अपन इसका बैलेंस निकालें अब, तो 15 में से 5 माइनस करा, ये 15 हो गया, 10 प्लस 5, और ये 5, ये 3 प्लस 2 5 हो गया। तो कैश बुक की डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस आ गया कितना, 10,000 रुपीज़। इसी तरीके से पासबुक में क्रेडिट साइड में 15 है, डेबिट में 5 है। तो आपकी पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आ गया कितना, 10,000।
तो हम क्या देख रहे हैं कि जो एंट्री बिजनेसमैन ने अपनी बैंक कॉलम कैशबुक की डेबिट साइड में करी, वही सारी एंट्री बैंक का करता है पासबुक की क्रेडिट साइड में करता है। और जो एंट्री बिजनेसमैन अपनी बैंक कॉलम कैशबुक की क्रेडिट साइड में करता है, वही सारी एंट्री बैंक का करता है पासबुक की डेबिट साइड में करता है। यानी इन दोनों के बैलेंस हमेशा इस तरीके से इक्वल आने चाहिए। बस फर्क क्या होगा, ये कैशबुक का अगर डेबिट बैलेंस है तो ये पासबुक का क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। तो हमेशा ये बैलेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल आने चाहिए, क्योंकि कैशबुक और पासबुक दोनों में सेम ही एंट्री हो रही है। लेकिन लेकिन कैशबुक और पासबुक दोनों में सेम एंट्री होने के बावजूद भी, कैशबुक और पासबुक दोनों में सेम एंट्री होने के बावजूद भी बहुत बार ये कैशबुक और पासबुक का ही जो बैलेंस है ये इक्वल नहीं आता। ये इक्वल नहीं आता। कैशबुक कुछ और बैलेंस शो करती है, और जब बैंक से हमारा स्टेटमेंट आता है या पासबुक में अपन एंट्री करा के लाते हैं तो बैंक स्टेटमेंट में कुछ और बैलेंस शो हो रहा होता है। तो कैशबुक और पासबुक का जो बैलेंस है वो कई बार क्या होता है, सेम नहीं आ रहा होता, डिफरेंट आ रहा होता है। तो बात आती है कि जब कैशबुक और पासबुक दोनों में सेम ही एंट्री हो रही है तो ये बैलेंस इक्वल आने चाहिए, सेम ही आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, बट ये बैलेंस इक्वल नहीं आ रहे। तो बात आती है कि जब कैशबुक और पासबुक दोनों में सेम एंट्री हो रही है तो दोनों के बैलेंस इक्वल आने चाहिए, बट ये बैलेंस इक्वल नहीं आ रहे। तो ये बैलेंस इक्वल क्यों नहीं आ रहे, इसके पीछे क्या रीजंस हैं? तो उन रीजंस को फाइंड आउट करने के लिए, उन रीजंस को फाइंड आउट करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं विच इज नोन एज बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, विच इज नोन एज बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं कि हमें पता है कि जो एंट्री हम अपनी बैंक कॉलम कैशबुक में कर रहे हैं, सेम एंट्री विल बी डन बाय द बैंक इन देयर बैंक स्टेटमेंट और पासबुक। इट मीन्स दोनों के बैलेंस हमेशा इक्वल आने चाहिए, बट ये बैलेंसेस इक्वल आ नहीं रहे हैं। तो ये बैलेंसेस इक्वल क्यों नहीं आ रहे, इसके पीछे क्या रीजंस हैं? तो केवल और केवल उन रीजंस को फाइंड आउट करने के लिए कि कैशबुक और पासबुक के बैलेंस में ये जो डिफरेंस आ रहे हैं तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, तो केवल और केवल उन रीजंस को फाइंड आउट करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं विच इज नोन एज बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, विच इज नोन एज बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने का और कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव नहीं होता। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है कि हमें पता है कि जो बैंक कॉलम कैशबुक है और जो आपकी पासबुक का बैलेंस है इक्वल आने चाहिए, बट ये बैलेंस इक्वल नहीं आ रहे। तो ये बैलेंसेस इक्वल क्यों नहीं आ रहे, इसके पीछे क्या रीजंस है? तो केवल और केवल उन रीजंस को फाइंड आउट करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं विच इज नोन एज बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। समझ में आई बात? अब क्या होता है, ये जो नाम है ना स्टेटमेंट का, रिकंसिलेशन, तो ये रिकंसिलेशन वर्ड आते ही हमारे दिमाग में एक चीज घूमती है कि अपन यहाँ पे कुछ रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, कुछ गलतियां सुधार रहे हैं। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के कोई किसी भी मिस्टेक को आप रेक्टिफाई नहीं करते हो। मैंने क्या समझाया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाया जा रहा है कि कैशबुक, बैंक कॉलम कैशबुक और ये जो आपका पासबुक है या बैंक स्टेटमेंट है, इन दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं? तो केवल और केवल उन रीजंस को फाइंड आउट करने के लिए, उन कारणों का पता लगाने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं विच इज नोन एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के मैं कोई गलती, कोई एरर को रेक्टिफाई नहीं कर रहा हूं, ना कैशबुक की और ना पासबुक की। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के केवल रीजंस को फाइंड आउट किया जाता है कि बैंक कॉलम कैशबुक और पासबुक या बैंक स्टेटमेंट के दोनों के बैलेंसेस में अगर डिफरेंस आ रहा है तो डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं? तो केवल और केवल उन रीजंस को फाइंड आउट करने के लिए हम ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। समझ में आई बात? तो क्या हो गया, व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? इट इज अ स्टेटमेंट विच रिकंसाइल द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम कैशबुक। इस पूरे चैप्टर में जब भी मैं बात करूंगा कैशबुक की तो मेरा मतलब होगा बैंक कॉलम कैशबुक। मैं कैशबुक बोल रहा हूँ इस पूरे चैप्टर में, याद रखना जब भी मैं वर्ड बोलूंगा कैशबुक, इट मींस मेरा मतलब किससे है, बैंक कॉलम कैशबुक से। किससे है, बैंक कॉलम कैशबुक से। तो इट इज अ स्टेटमेंट विच रिकंसाइल द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम कैशबुक बैलेंस विथ पासबुक बैलेंस। ये स्टेटमेंट रिकंसाइल करता है जो आपकी बैंक कॉलम कैशबुक का बैलेंस है उसको पासबुक के बैलेंस से। कौन बनाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कौन बनाता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर, बैंक नहीं बनाता। बैंक को कोई मतलब नहीं है कि कैशबुक में क्या एंट्री हो रही है। बैंक तो ये सोचता है कि जो एंट्री मैंने पासबुक में करी है वो एकदम करेक्ट है। उनको नहीं मतलब है कि कैशबुक में आपने क्या एंट्री करी।
तो अगर आपकी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में अगर डिफरेंस आ रहा है तो फिर कौन बनाएगा? ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है कौन बनाएगा? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर और बिजनेसमैन, इट इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय द बैंक. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय द बैंक, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर और बिजनेस. कब बनाते हैं? किसी भी पर्टिकुलर डेट को आप ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हो. किसी भी पर्टिकुलर डेट को आप ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हैं. ठीक है ना? ऐसा कुछ भी नहीं होता कि ये मंथ एंड में और क्वार्टरली और हाफ ईयरली और ईयरली बनेगा. किसी भी पर्टिकुलर डेट को आप ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हो. फिर लिखा है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. ये जो ये जो आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप बनाते हैं ये आपके डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है. ये मैनेजमेंट केवल अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए ये बना रहा है. ठीक है ना? इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. केवल ये मैनेजमेंट अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बना रहा है कि कैश बुक और पासबुक दोनों में डिफरेंस आ रहा है, आना नहीं चाहिए. तो डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो उन रीजंस को फाइंड आउट करवाने के लिए मैनेजमेंट ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता है. इट इज नॉट पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. फिर लिखा है कई बार क्या होता है कि आपकी कैश बुक और पासबुक दोनों के बैलेंसेस इक्वल आ रहे होते हैं, उसके बाद भी अपन ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं. हो सकता है गलत अमाउंट डेबिट और क्रेडिट कर दिया तो बैलेंस तो इक्वल हो गए, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है. तो एस इट इज नॉट कंपलसरी कि जब बैलेंस इक्वल नहीं होंगे तभी ये बीआरएस बनेगा. इवन अगर बैलेंसेस इक्वल आते हैं तो उस कंडीशन में भी एक बार चेक करते हैं कि जो एंट्री अपन ने कैश बुक की डेबिट साइड में करी वो सब एंट्री पासबुक की क्रेडिट साइड में हो रखी है नहीं हो रखी. और जो एंट्री अपन ने कैश बैंक कॉलम कैश बुक की क्रेडिट साइड में करी है वो सब एंट्री पासबुक की डेबिट साइड में हो रखी है नहीं हो रखी. तो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस अगर इक्वल आ रहा है तो भी हम इसको चेक करते हैं. और अगर कोई डिफरेंस आ रहा होता है एंट्री में तो उस केस में भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है. तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी कैश बुक और पासबुक दोनों के बैलेंसेस इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि दोनों बैलेंसेस इक्वल आ रहे हैं. मैंने बताया कई बार कुछ अमाउंट करेक्ट अमाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट इनकरेक्ट अमाउंट्स को कम या ज़्यादा अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट करने पर बैलेंसेस इक्वल हो जाते हैं. तो बैलेंसेस इक्वल है तो भी ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनेगा. समझ में आई बात? अब बात आती है कि आपके जो बैंक रिकंसिलिएशन ये जो आपको अपन ने क्या पढ़ा कि जो एंट्री अपन बैंक कॉलम कैश बुक में कर रहे हैं वही सेम एंट्री बैंक स्टेटमेंट में हो रही है. तो दोनों के बैलेंसेस इक्वल आने चाहिए, इक्वल नहीं आ रहे तो क्या रीजंस हैं? तो अब नेक्स्ट टॉपिक अपन यही पढ़ रहे हैं कि बैंक कॉलम कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में अगर डिफरेंस आ रहा है तो ये डिफरेंस आ रहा है तो डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं. तो रीजंस कैसे पता लगाएंगे वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक. पहला रीजन कैश बुक बैंक कॉलम कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आने का पहला रीजन क्या है? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक. चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट इट इज नॉट कलेक्टेड ऑब्लिक क्रेडिटेड बाय द बैंक. मतलब सुनना ध्यान से. मेरा एक कस्टमर है मिस्टर एक्स. ठीक है ना? मेरा एक कस्टमर है मिस्टर एक्स. उसने मुझे चेक दिया 31 मार्च को. उसने मुझे 5,000 का एक चेक दिया. ये जो एक्स है इसका जो अकाउंट है वो कहाँ पे है? एसबीआई बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है. और मेरा अकाउंट कहाँ पे है? एचडीएफसी बैंक में. तो मेरे कस्टमर ने मुझे कौन से बैंक का चेक दिया? एसबीआई बैंक का. कब दिया? 31 मार्च को. और मैंने सेम डे जाके उसको अपने एचडीएफसी बैंक में डिपॉजिट करा दिया. तो जैसे ही वो चेक मैं अपने एचडीएफसी बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा मैं अपनी बैंक कॉलम कैश बुक में एंट्री कर दूंगा टू एक्स अकाउंट कितना? 5,000. अब क्या हुआ? 1 अप्रैल बैंक हॉलीडे होता है. अब 2 अप्रैल को मेरा एचडीएफसी बैंक गया एसबीआई बैंक के पास और बोला आपके यहाँ पे एक कस्टमर है मिस्टर एक्स, उसने मेरे कस्टमर को 5,000 का चेक दिया तो लाओ उसका पेमेंट करो. तो 2 अप्रैल को एसबीआई बैंक ने चेक करा क्या उसका जो कस्टमर है मिस्टर एक्स क्या उसके अकाउंट में 5,000 है क्या? तो मिस्टर एक्स के अकाउंट में 5,000 थे. तो बैंक ने क्या करा? मिस्टर एक्स के अकाउंट में से 5,000 रुपीज निकाले और किसको सेंड कर दिए? एचडीएफसी बैंक को सेंड कर दिए. तो मेरे एचडीएफसी बैंक के पास ये अमाउंट कब रिसीव हुआ? ऑन 2 अप्रैल.
तो मेरा एचडीएफसी बैंक इस पासबुक में एंट्री कब करेगा? 2 अप्रैल को करेगा बाय एक्स अकाउंट कितना? 5000। अब इन सब चीज इसको बोलते हैं क्लियरिंग प्रोसेस ऑफ चेक, इट इज कॉल्ड क्लियरिंग प्रोसेस ऑफ चेक। अब इस बीच में क्या हुआ, क्या आ गई? 31 मार्च आ गई, महीने की आखिरी तारीख आ गई। और मेरी आदत है कि हर महीने की आखिरी तारीख को मैं अपने बैंक में जाता हूँ और बैंक से पूरे महीने भर का, पूरे मंथ का क्या करता हूँ, स्टेटमेंट निकाल के लाता हूँ या अपनी पासबुक में एंट्री करवा के लाता हूँ। और आजकल तो बैंक जाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बैंक अपने आप ही क्या करता है, आपके पूरे महीने भर का जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट होता है, पूरे महीने भर में बैंक ने जो भी एंट्रीज आपकी आपके बैंक अकाउंट में करी है, तो वो क्या करता है, बैंक उस स्टेटमेंट को आपके ईमेल आईडी पे क्या करता है, मेल कर देता है। अब 1 अप्रैल को ईमेल आईडी पर आपका बैंक ने आपका महीने भर का पूरे महीने भर का क्या हुआ, बैंक स्टेटमेंट सेंड कर दिया। कब? 1 अप्रैल को। तो क्या 1 अप्रैल को आपकी इस कैशबुक और पासबुक दोनों का बैलेंस इक्वल आ रहा होगा? क्या नहीं आ रहा होगा? क्यों? क्योंकि आपको 5000 का चेक रिसीव हुआ, आपने उसको तुरंत जाके बैंक में डिपॉजिट कराया और आपने 31 मार्च को इसकी एंट्री अपनी बैंक कॉलम कैशबुक में कर दी। तो इससे आपकी कैशबुक का बैलेंस तो 5000 से इंक्रीज हो गया। आपकी कैशबुक का बैलेंस तो 5000 से इंक्रीज हो गया। क्या 1 अप्रैल को, जिस दिन बैंक से ये ईमेल आईडी पे बैंक स्टेटमेंट आया है, तो क्या 1 अप्रैल को इसकी एंट्रीज पासबुक में हो गई थी क्या? अच्छा, 1 अप्रैल को बैंक स्टेटमेंट आया होगा तो वो 31 मार्च तक का ही आया होगा। कब तक का आया होगा? 31 मार्च तक का ही आया होगा। तो क्या 31 मार्च को ये जो चेक आपने बैंक में डिपॉजिट कराया, क्या इसकी एंट्री 31 मार्च को आपकी पासबुक में हो गई? क्या नहीं हुई। पासबुक में इसकी एंट्री कब हुई है? 2 अप्रैल। तो 31 मार्च तक का जो बैंक स्टेटमेंट आपके पास आया होगा, तो उसमें इस चेक की एंट्री नहीं हो रखी होगी, तो उसके कारण आपकी पासबुक का बैलेंस 5000 रुपीज कम शो हो रहा होगा। तो पहला रीजन ये होता है कैशबुक और बैंक कॉलम, कैशबुक और पासबुक में डिफरेंस आने का, कि हमने तो चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिए, हमने तो चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिए, बट इट इज नॉट कलेक्टेड ऑब्लिक क्रेडिटेड बाय द बैंक। लेकिन बैंक ने अभी तक उसको कलेक्ट नहीं करा या क्रेडिट नहीं करा। बैंक जब चेक कलेक्ट करेगा तो उसको पासबुक में की क्रेडिट साइड में तो एंट्री करेगा ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इट इज नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक इन द पासबुक। बताओ, समझ में आया पहला रीजन? कोई डाउट इसमें? नाउ नेक्स्ट इज चेक इशूड। अब ये वर्ड याद रखना, बार बार आएगा, चेक इशूड ऑब्लिक ड्रॉन। चेक इशूड ऑब्लिक ड्रॉन। तो चेक इशूड ऑब्लिक ड्रॉन का मतलब क्या होता है? पेमेंट डन बाय चेक। चेक इशूड ऑब्लिक ड्रॉन का मतलब क्या है? पेमेंट डन बाय चेक। कि हमने पेमेंट करा है कैसे? बाय चेक। हमने पेमेंट करा है कैसे? बाय चेक। तो अगर आप पेमेंट कर रहे हो बाय चेक, क्या लिखा है? चेक इशूड ऑब्लिक ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। दोबारा बोल रहा हूं, चेक इशूड ऑब्लिक ड्रॉन का मतलब होता है पेमेंट डन बाय चेक। तो आपका कोई क्रेडिटर था, मिस्टर वाई, आपने उसको पेमेंट करा, कैसे पेमेंट करा? बाय चेक। आपको उसको पेमेंट करना था कितने का? 2000 रुपीज का पेमेंट करना था। तो 31 मार्च को आपने अपने क्रेडिटर मिस्टर वाई को 2000 का पेमेंट करा बाय चेक। तो जैसे ही पेमेंट करा होगा बाय चेक, तो आपने इसकी एंट्रीज बैंक कॉलम कैशबुक में करी होगी। पेमेंट कर रहे हो तो क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में एंट्री करी होगी 31 मार्च बाय वाई अकाउंट कितना? 2000। अब अगेन वही प्रोसेस चलेगा। आपका अकाउंट कहाँ पे है? एचडीएफसी बैंक में। ये जो वाई जिसको आपने चेक दिया, इसका अकाउंट कहाँ पे है? एक्सिस बैंक में। तो इसमें सपोज करो 31 मार्च को ये चेक अपने बैंक में डिपॉजिट करा है एक्सिस बैंक में। अब वही 1 अप्रैल इज अ बैंक हॉलीडे। 2 अप्रैल को एक्सिस बैंक आपके एचडीएफसी बैंक के पास आया और बोला आपके यहाँ पे कस्टमर है, उसने मेरे कस्टमर को ये 2000 रुपीज का चेक दिया है, तो ला उसका पेमेंट करो। अब 2 अप्रैल को मेरा बैंक चेक करेगा क्या मेरे अकाउंट में 2000 रुपीज हैं क्या, और मेरे बैंक में अगर 2000 रुपीज होंगे, तो मेरा एचडीएफसी बैंक 2 अप्रैल को मेरे अकाउंट में से 2000 निकालकर किसको पहुंचा देगा? एक्सिस बैंक वाई के बैंक को पहुंचा देगा। तो मेरे अकाउंट में से, मेरे एचडीएफसी अकाउंट में से अमाउंट कब विड्रॉ हुआ? 2 अप्रैल को। मेरे बैंक ने इस चेक का पेमेंट कब करा है? 2 अप्रैल को। तो मेरा बैंक इस पासबुक में एंट्री कब करेगा? 2 अप्रैल को करेगा। टू वाई अकाउंट कितना? 2000। टू वाई अकाउंट कितना? 2000। अब इन सबके बीच में वही क्या हुआ, महीने की लास्ट डेट आ गई 31 मार्च। अब 1 अप्रैल को क्या हुआ, मेरे बैंक से ईमेल आईडी पे मेरा बैंक स्टेटमेंट आ गया, ये पासबुक आ गई, ईमेल कर दी बैंक ने। तो उस पासबुक में कब तक की एंट्री हो रखी है? 31 मार्च तक की। तो क्या 31 मार्च
ये 1 अप्रैल को ही जो मेरा बैंक स्टेटमेंट मेरे को रिसीव हुआ है जिसमें 31 मार्च तक की एंट्री हो रखी है, तो क्या दोनों के बैलेंसेस इक्वल आ रहे होंगे, कैश बुक और पासबुक? नहीं आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जब आपने वाई को ये चेक इशू करा, वाई को जब इस चेक से पेमेंट करा, तो आपने तो इसकी एंट्रीज कैश बुक में कर दी, बैंक कॉलम कैश बुक में कर दी, तो इससे आपकी बैंक कॉलम कैश बुक का बैलेंस तो 2000 रुपीज से कम हो गया। बट लेकिन बैंक ने इसकी एंट्री पासबुक में करी नहीं है 31 मार्च तक। 31 मार्च तक बैंक ने इसकी एंट्री पासबुक में करी नहीं, तो 31 मार्च को पासबुक का बैलेंस 2000 ज्यादा शो हो रहा होगा। तो ये ये सेकंड रीजन होता है कैश बुक, बैंक कॉलम कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आने का, कि हमने तो चेक इशू या ड्रॉ कर दिया, चेक इशू या ड्रॉ मतलब पेमेंट कर दिया बाय चेक, लेकिन हमारे बैंक ने अभी तक उसका पेमेंट करा नहीं। इज इट क्लियर? Next is customer directly deposit in bank account not recorded in the cash book. कह रहे हैं हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करा दिया, बट हमने इसकी एंट्री कैश बुक में करी नहीं। अब आज के समय में अगर किसी कस्टमर से आपको पेमेंट लेना है, तो ना तो आपको उसके पास जाने की रिक्वायरमेंट है, ना वो कस्टमर को आपके पास आके पेमेंट देने की रिक्वायरमेंट है। केवल आपका मोबाइल नंबर जो आपके बैंक के साथ लिंक्ड है वो उस कस्टमर को पता होना चाहिए, तो फिर वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है, उस कोने में बैठ के आपका जो भी पेमेंट करना है वो कर सकता है। तो अब एक कस्टमर है, उसने क्या करा, डायरेक्टली पेमेंट कर दिया, डायरेक्टली अमाउंट आपके बैंक में डिपॉजिट करा दिया, हमें पता ही नहीं, तो हमें पता नहीं तो इसलिए हमने उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं करी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर है, उसने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में 1000 रुपीज डिपॉजिट करा दिए। मेरे कस्टमर है मिस्टर जेड, उसने 28 मार्च को डायरेक्टली मेरे अकाउंट में क्या करे, 1000 रुपीज डिपॉजिट करा दिए, तो अमाउंट बैंक में डिपॉजिट हो गया, तो बैंक ने तो इसकी एंट्री पासबुक में कर दी होगी, तो बैंक ने इसकी पासबुक की क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री कर दी 28 मार्च बाय जेड अकाउंट 1000। और कस्टमर ने अमाउंट डायरेक्टली मेरे बैंक में डिपॉजिट करा दिया जिसकी मुझे इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मतलब मैंने ये एंट्री अपनी कैश बुक में करी नहीं होगी। मैंने इस डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक, जो कस्टमर ने डायरेक्टली अमाउंट मेरे बैंक में डिपॉजिट करा दिया, उसकी एंट्री मैंने अपनी मेरी इस कैश बुक में नहीं हो रखी, उसकी एंट्री मेरी इस कैश बुक में नहीं हो रखी। तो 31 मार्च आ गई, वही महीने की लास्ट डेट आ गई, तो 31 मार्च तक का जब मेरे पास बैंक से स्टेटमेंट आएगा, तो क्या देखेंगे कि पास एक कस्टमर जिसने डायरेक्टली 1000 मेरे बैंक में डिपॉजिट कराए, जिसकी एंट्री बैंक ने मेरी पासबुक में कर दी, तो इससे मेरी पासबुक का बैलेंस तो 1000 से बढ़ गया होगा, बट इसकी एंट्री मैंने अपनी कैश बुक की डेबिट साइड में नहीं करी है, कैश बुक की डेबिट साइड में नहीं करी है, तो इससे मेरी कैश बुक का जो बैलेंस है वो 1000 रुपीज क्या हो रहा होगा, कम शो हो रहा होगा। तो ये थर्ड रीजन है कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आने का, कि कस्टमर है उसने जो भी अमाउंट था वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। नेक्स्ट है डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब क्या होता है, आपके बिजनेस में कुछ एक्सपेंसेस होते हैं विच आर फिक्स्ड, बोले होंगे हर महीने, एवरी एवरी मंथ होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका जो बिजनेस है वो एक रेंटेड प्रीमाइसेस में चल रहा है, मतलब एवरी मंथ आपको उसको रेंट पे करना है, एवरी मंथ आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, एवरी मंथ आपको स्टाफ को सैलरी पे करनी है, एवरी मंथ आपको वाटर बिल भी पे करना है, इंटरनेट बिल भी पे करना है, कोई लोन चल रहा है तो एवरी मंथ आपको उसकी ईएमआई भी पे करनी है। तो बिजनेस में कुछ एक्सपेंसेस होते हैं विच आर फिक्स इन नेचर, तो आप पहले से ही बैंक को क्या करते हो, इंस्ट्रक्शंस दे देते हो कि मेरे ब्याह पे हर महीने की पहली तारीख को मेरा रेंट पे कर देना, मेरे ब्याह पे हर महीने की सेकंड को मेरे स्टाफ को सैलरी पे कर देना, मेरे ब्याह पे हर महीने की फिफ्थ को मेरी लोन की ईएमआई पे कर देना, मेरे ब्याह पे हर महीने की सेवेंथ को मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर देना। तो आपने बैंक को जो जो डेट्स बताई है, बैंक उन डेट्स को डायरेक्टली आपके पेमेंट कर देगा आपके ब्याह पे। इसको बोलते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स गिवन टू बैंक फॉर डायरेक्ट पेमेंट। क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडिंग ऑर्डर्स गिवन टू बैंक फॉर डायरेक्ट पेमेंट। तो आपने जो जो डेट्स बताई हैं, उन डेट्स को जो जो पेमेंट्स आपने बोले हैं, तो बैंक उन डेट्स को आपके ब्याह पे वो सारे पेमेंट कर देगा। तो बैंक पेमेंट करेगा तो बैंक उसकी एंट्री कहाँ करेगा, पासबुक में करता जाएगा। बट बैंक ने इन सारे पेमेंट्स की एंट्री पासबुक में कर दी, बट बैंक ने ये जो पेमेंट्स की एंट्री पासबुक में करी, आपने उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं करी, या तो भूल गए या याद नहीं रहा।
भूल गए, याद नहीं रहा, या फिर क्या हुआ, हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, बैंक ने 31 मार्च को आपके ब्याप का रेंट पे कर दिया 4000। आपने बैंक को कह रहा था, कह रखा है पहले से, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि हर महीने की आखिरी तारीख को, लास्ट डेट को मेरा रेंट पे कर देना 4000 रुपीज का। तो आपके स्टैंडिंग ऑर्डर्स पे बैंक ने 31 मार्च को आपका रेंट पे कर दिया 4000 रुपीज। बट मैंने, बैंक ने जो मेरे ब्याह पे मेरा रेंट पे करा है, मैंने उसकी एंट्री अपनी बैंक कॉलम कैश बुक में नहीं करी। भूल गया, याद नहीं रही। मैंने इसकी एंट्री अपनी 31 मार्च को, इस रेंट पेड की एंट्री मैंने अपनी बैंक कॉलम कैश बुक में नहीं करी। अब वही महीने की आखिरी तारीख आ गई 31 मार्च। तो 31 मार्च तक का जब बैंक स्टेटमेंट 1 अप्रैल को मेरे पास आएगा, जिसमें 31 मार्च तक की एंट्री हो रखी है, तो क्या हुआ, बैंक ने मेरे ब्याह पे मेरा रेंट पे कर दिया, और रेंट पे करके पासबुक में एंट्री कर दी 31 मार्च को। तो इससे क्या हुआ, इससे मेरी पासबुक का बैलेंस तो 4000 से कम हो गया। बट बैंक ने मेरा ये जो रेंट पे करा है, बैंक ने मेरा ये जो रेंट पे करा है, मैंने इसकी एंट्री अपनी कैश बुक में नहीं करी। तो इससे मेरी कैश बुक का जो बैलेंस है, ये इंक्रीज हो जाएगा कितने रुपए से, इट इज इंक्रीज बाय कितना, 4000। ये 4000 से क्या होगा, ज्यादा बैलेंस शो करेगा। समझ में आई बात। ऐसे ये इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन फिक्स डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब जिस बैंक में आपका करंट अकाउंट है, उसमें आपने कुछ एफडी करा रखी है, फिक्स डिपॉजिट्स करा रखी हैं। तो फिक्स डिपॉजिट में बैंक आपको क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। तो मैंने आपको, अपन ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बैंक को अगर आपसे कोई अमाउंट अगर लेना है, तो आपको बुला के मांगेगा नहीं, डायरेक्टली आपके अकाउंट में से विड्रॉ कर लेगा। सिमिलरली बैंक को अगर आपको कोई अमाउंट देना है, तो बैंक आपको बुला के आपके हाथ में नहीं देगा। जो भी अमाउंट बैंक को पे करना है आपको, बैंक वो अमाउंट आपके अकाउंट में क्या करेगा, आपके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो जिस बैंक में आपका करंट अकाउंट है, उस बैंक में आपने कुछ एफडीज करा रखी है, तो एफडी पे आपको बैंक क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो बैंक ने आपको क्या करा, एफडी पे इंटरेस्ट दिया। तो बैंक ने जैसे ही वो इंटरेस्ट का अमाउंट, बैंक ने जैसे ही वो इंटरेस्ट का अमाउंट आपके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करा, तो बैंक ने तुरंत उसकी एंट्री कहाँ पे कर दी, पासबुक में कर दी। तो बैंक ये इंटरेस्ट आपको दे रहा है, तो ये आपकी रिसिप्ट हो गई। तो बैंक ने इसकी एंट्री क्या करी, पासबुक की क्रेडिट साइड में कर दी 31 मार्च को, बाय इंटरेस्ट कितना, 1500। बट मुझे इसकी इंफॉर्मेशन थी नहीं। तो इंफॉर्मेशन थी नहीं, तो इसलिए मैंने, ये जो बैंक ने मुझे 1500 का इंटरेस्ट दिया, मैंने इस इंटरेस्ट की एंट्री अपनी कैश बुक की डेबिट साइड में नहीं करी, कैश बुक की डेबिट साइड में नहीं करी। अब इसके बीच में क्या हुआ, वही महीने की आखिरी तारीख आ गई 31 मार्च। तो 1 अप्रैल को बैंक ने मेरा बैंक स्टेटमेंट मेरे को मेल कर दिया, जिसके अंदर 31 मार्च तक की एंट्री हो रखी है। तो 31 मार्च को बैंक ने मुझे 1500 का इंटरेस्ट दिया है, विच इज क्रेडिटेड बाय द बैंक इन द पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। तो इससे मेरी पासबुक का जो बैलेंस है वो 1500 से इंक्रीज हो गया होगा। मेरी पासबुक का बैलेंस 1500 से इंक्रीज हो गया। लेकिन लेकिन मैंने इसकी, ये जो इंटरेस्ट मुझे रिसीव हुआ, मैंने इसकी एंट्री कैश बुक की डेबिट साइड में नहीं करी। यानी कैश बुक का जो बैलेंस है वो 1500 क्या हो रहा होगा, कम शो हो रहा होगा। तो ये भी एक रीजन होता है कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आने का, कि बैंक ने तो कोई इंटरेस्ट का अमाउंट है जो आपकी पासबुक में क्रेडिट कर दिया, बट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, लेकिन इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है। इसी तरीके से इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक टू करंट अकाउंट। अब बैंक ने क्या करा, इंटरेस्ट चार्ज करा है आपसे। तो बैंक, जिस भी बैंक में आपका करंट अकाउंट है, तो उस करंट अकाउंट पे आपको बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। तो ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, इस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इस पर आप क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। इस पर आप क्या पे करते हो, इंटरेस्ट पे करते हो। ठीक है ना। तो बैंक आपसे ये इंटरेस्ट चार्ज करेगा। कैसे चार्ज करेगा, आपको बुला के मांगेगा नहीं। जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट होगा, बैंक क्या करेगा, वो इंटरेस्ट का अमाउंट आपके करंट अकाउंट में से विड्रॉ कर लेगा, आपके करंट अकाउंट में से विड्रॉ कर लेगा। इससे जैसे ही करंट अकाउंट से विड्रॉ करेगा, तो बैंक उसकी एंट्री क्या करेगा, आपकी पासबुक में कर देगा। तो बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करे, मतलब ये पेमेंट है, तो बैंक उसकी एंट्री क्या करेगा, पासबुक की डेबिट साइड में। सपोज करो बैंक को आपसे 3000 का इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो बैंक क्या करेगा, 3000 रुपीज आपके करंट अकाउंट से विड्रॉ कर लेगा। और विड्रॉ करते ही पासबुक की डेबिट साइड में उसकी एंट्री कर देगा टू इंटरेस्ट अकाउंट 3000। और बैंक ने जो इंटरेस्ट आपसे चार्ज करा,
जिसकी एंट्री बैंक ने तो कर दी पासबुक की डेबिट साइड में, बट हमने इसकी एंट्रीज कैश बुक में नहीं करी, बैंक कॉलम कैश बुक में नहीं करी। अब इस बीच क्या हुआ, वही 31 मार्च आ गई, बैंक से मेरा स्टेटमेंट आया जिसमें 31 मार्च तक की एंट्री हो रखी है। तो 31 मार्च को बैंक ने 3000 का इंटरेस्ट मुझसे चार्ज करा, तो इससे मेरी पासबुक का बैलेंस 3000 से कम हो गया होगा। बट बैंक ने ये जो इंटरेस्ट चार्ज करा है, इसकी एंट्री मैंने बैंक कॉलम कैश बुक की क्रेडिट साइड में नहीं करी है, क्रेडिट साइड में नहीं करी है। तो इससे मेरी कैश बुक का बैलेंस 3000 रुपीज ज़्यादा शो रहा होगा। तो ये एक रीज़न होता है कि इंटरेस्ट है विच इज़ चार्ज बाय द बैंक, जो बैंक ने तो चार्ज कर लिया बट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। और क्या होते हैं बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक। अब बैंक आजकल आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है, तो ये जो फैसिलिटीज़ हैं कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, सब फैसिलिटीज़ के बदले में कुछ ना कुछ मिनिमम चार्जेस होते हैं, कुछ ना कुछ मिनिमम चार्जेस होते हैं। तो बैंक जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है उसके बदले में बैंक को आपसे बैंक चार्जेस चार्ज करने हैं। तो क्या समझाया, बैंक आपको बुला के मांगेगा नहीं बैंक चार्जेस, बैंक क्या करेगा, जो भी बैंक चार्जेस है वो डायरेक्टली आपके करंट अकाउंट में से विड्रॉ कर लेगा, आपके करंट अकाउंट में से विड्रॉ कर लेगा। तो बैंक ने ये बैंक चार्जेस चार्ज कर लिए फ्रॉम योर करंट अकाउंट, और जैसे ही करंट अकाउंट में से ये बैंक चार्जेस चार्ज करे बैंक ने, तो तुरंत पासबुक में भी एंट्री कर दी होगी। तो आपकी बैंक ने बैंक चार्जेस चार्ज करे और उसकी एंट्री मेरी पासबुक में कर दी कितने, 4000। सपोज करो बैंक को आपसे 4000 के बैंक चार्जेस चार्ज करने थे, तो बैंक ने क्या करा, वो जो भी 4000 का बैंक चार्जेस थे वो आपके करंट अकाउंट से विड्रॉ कर लिए, इससे आपके करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो गया, ठीक है ना। तो इसकी एंट्री क्या कर दी, बैंक ने पासबुक की डेबिट साइड में एंट्री कर दी बैंक चार्जेस 4000, लेकिन इसकी एंट्री हमने हमारी बैंक कॉलम कैश बुक की क्रेडिट साइड में नहीं करी। अब इस बीच क्या हुआ, 31 मार्च आ गई। अब 31 मार्च को जैसे बैंक स्टेटमेंट आएगा तो क्या देखेंगे कि बैंक ने 4000 के बैंक चार्जेस चार्ज करे जिसकी एंट्री इस पासबुक में हो गई, तो इससे मेरी पासबुक का बैलेंस तो 4000 से कम हो गया, इससे मेरी पासबुक का बैलेंस तो 4000 से कम हो गया। लेकिन इस बैंक चार्जेस की एंट्रीज बैंक कॉलम कैश बुक की क्रेडिट साइड में हमने नहीं करी, तो कैश बुक का बैलेंस 4000 रुपीज ज़्यादा शो हो रहा होगा। तो ये एक रीज़न होता है कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आने का। और क्या है, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक डिसऑनर्ड। अभी अपन ने चैप्टर पढ़ा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कि एक बीआर था, बिल रिसेबल था, जिसको अपन ने जाके बैंक से डिस्काउंट कराया था। वो बिल क्या हुआ, ड्यू डेट पे डिसऑनर्ड हो गया, ड्रॉई ने पेमेंट करने से मना कर दिया, ड्रॉई ने पेमेंट करने से मना कर दिया। तो मैंने क्या समझाया था, बैंक क्या करेगा, जितने अमाउंट का वो बिल रिसेबल है, बैंक देखेगा क्या उतने अमाउंट का उतना उतना अमाउंट आपके करंट अकाउंट में है क्या, और जितने रुपए का बिल रिसेबल जो डिसऑनर हो गया उतना अमाउंट अगर आपके बैंक अकाउंट में है, तो बैंक क्या करेगा, अपना पैसा तो आपके करंट अकाउंट से निकाल लेगा, उस बिल रिसेबल का पैसा बैंक आपके करंट अकाउंट से निकाल लेगा और आपको इन्फॉर्म कर देगा कि आपने वो जो बिल मुझे दिया था, डिस्काउंट कराया था, वो डिसऑनर हो गया, आपके ड्रॉई ने पेमेंट करने से मना कर दिया, तो मैंने तो अपना अमाउंट क्या करा, आपके करंट अकाउंट से निकाल लिया है, अब आप ये पैसा अपने ड्रॉई से अपने डेटर से ले लेना, लेते रहना, ठीक है ना। तो हमने बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया विच इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, जो बिल ड्यू डेट पे डिसऑनर्ड हो गया, तो बिल डिसऑनर्ड हो गया, तो जो भी बिल का अमाउंट था, जो भी बिल रिसेबल का अमाउंट था, वो बिल रिसेबल का अमाउंट बैंक ने क्या करा, अपने आपके करंट अकाउंट से विड्रॉ कर लिया, क्योंकि बिल डिसऑनर्ड हो गया मतलब आपको ये पैसा आपको बैंक को पे करना है। तो बैंक ने तो क्या करा, देखा कि जितने रुपए का बीआर है उतना पैसा आपके करंट अकाउंट में है क्या, तो उतना पैसा आपके करंट अकाउंट में था, तो बैंक ने क्या करा, उतना अमाउंट आपके करंट अकाउंट से विड्रॉ कर लिया। तो जैसे ही करंट अकाउंट में से विड्रॉ करा, तो पासबुक की डेबिट साइड में उसकी एंट्री भी कर दी, टू बिल रिसेबल कितना, 5000। लेकिन हमें पता ही नहीं था कि जो बिल हमने बैंक से डिस्काउंट कराया वो डिसऑनर्ड हो गया और बैंक ने उस बिल का पैसा हमारे अकाउंट से विड्रॉ कर लिया, हमें इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसलिए हमने इसकी एंट्री बैंक कॉलम कैश बुक की क्रेडिट साइड में नहीं करी। अब इस बीच क्या हुआ, 31 मार्च आ गई, बैंक से मेरा स्टेटमेंट आ गया जिसमें 31 मार्च तक की एंट्री हो रखी है। तो जब बैंक से मेरा स्टेटमेंट आएगा, तो बैंक ने ये जो बिल जिसको मैंने बैंक से डिस्काउंट कराया था डिसऑनर हो गया, तो बैंक ने ये पैसा आपके करंट अकाउंट से विड्रॉ कर लिया, तो इससे मेरी पासबुक का जो बैलेंस है वो 5000 रुपीज से कम हो गया, मेरी पासबुक का बैलेंस 5000 से कम हो गया। बट इसकी एंट्री कैश बुक में हुई नहीं, तो कैश बुक का बैलेंस 5000 रुपीज क्या हो रहा होगा, ज़्यादा शो हो रहा होगा। तो ये भी एक रीज़न होता है कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आने का।
बताओ ये समझ में आ गया क्या? हमेशा यही मानना है कि जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा तो जितने रुपए का भी बिल रिसेबल का अमाउंट है, वो बिल रिसेबल का अमाउंट बैंक आपके अकाउंट से क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गया ये बात? नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक ने क्या करा, आपके बिहाफ पे आपका इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट करा, कलेक्ट करके आपके करंट अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया, और पासबुक की क्रेडिट साइड में उसकी एंट्री कर दी। सपोज करो बैंक ने आपके ब्याज पे आपका 3000 का इंटरेस्ट कलेक्ट करा, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट का रखा था, उस इन्वेस्टमेंट पे बैंक ने आपका 3000 का इंटरेस्ट कलेक्ट करा और आपके करंट अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया, और करंट अकाउंट में डिपॉजिट करा के पासबुक की क्रेडिट साइड में एंट्री कर दी, बाय इंटरेस्ट कितना, 3000। बट हमने इसकी एंट्री, ये जो इंटरेस्ट बैंक ने आपके ब्याज पे आपका इंटरेस्ट या आपका डिविडेंड कलेक्ट कराए, कलेक्ट करके आपके अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया, पासबुक में एंट्री कर दी, बट हमने इसकी एंट्री इस कैश बुक की डेबिट साइड में नहीं करी। हमने इसकी एंट्री कैश बुक की डेबिट साइड में नहीं करी। अब इस बीच 31 मार्च आ गई, बैंक से स्टेटमेंट आया जिसमें 31 मार्च तक की एंट्री हो रखी है। तो क्या देखोगे उस स्टेटमेंट में कि आपकी पासबुक का जो बैलेंस है वो तो 3000 से इंक्रीज हो रखा होगा, इंक्रीज हो रखा होगा, बट इसकी एंट्री कैश बुक में हुई नहीं रखी, तो कैश बुक का बैलेंस 3000 रुपीज कम शो हो रहा होगा। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनके कारण से आपकी कैश बुक और पासबुक के बैलेंस, कैश बुक और पासबुक दोनों में सेम एंट्री होने के बावजूद भी दोनों के बैलेंसेस क्या करते हैं, डिफर करते हैं, अलग अलग आते हैं। समझ में आई बात? अब ये हमारा फॉर्मेट है जिसको बनाकर हम अपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एग्जाम में। क्या है ये फॉर्मेट? सबसे पहले ऊपर लिखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, लिखते हैं पर्टिकुलर प्लस और माइनस, पर्टिकुलर प्लस और माइनस। अब मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ, एग्जाम की बात करता हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ मैं आपको कि एग्जाम में अगर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है, एग्जाम में किसका क्वेश्चन आ रहा है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ रहा है, तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपको बैलेंस गिवन होगा। क्या गिवन होगा? बैलेंस। किसका बैलेंस गिवन होगा? या तो कैश बुक का या पासबुक का, कैश बुक का या पासबुक या बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस गिवन होगा। इस चैप्टर में मैं कैश बुक बोल रहा हूं, मतलब मैं कौन सी कैश बुक की बात कर रहा हूं, मैं कौन सी कैश बुक की बात कर रहा हूं, बैंक कॉलम कैश बुक। और हम बैंक कॉलम कैश बुक पढ़ चुके हैं, और उसमें हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि जो बैंक कॉलम कैश बुक है इसका डेबिट और क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस हो सकता है। इस बैंक कॉलम कैश बुक का डेबिट और क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस हो सकता है। तो अगर क्वेश्चन का जो मैंने बताया एग्जाम में बीआरएस का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट में 100% या तो कैश बुक या पासबुक का बैलेंस गिवन होगा। कौन सी कैश बुक की बात कर रहे हैं? बैंक कॉलम कैश बुक, यानी डेबिट और क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस हो सकता है। तो अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपको गिवन है, क्या गिवन है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। व्हाट इज मीन बाय डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक? इसका मतलब है मेरी कैश बुक की डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। कैश बुक की डेबिट साइड क्या होती है? रिसिप्ट। और क्रेडिट साइड क्या होती है? पेमेंट। यानी रिसिप्ट ज्यादा है और पेमेंट कम है, रिसिप्ट ज्यादा है और पेमेंट कम है, तभी इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो रिसिप्ट ज्यादा पेमेंट कम, तो ये जो डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, ये क्या शो कर रहा है? बैंक बैलेंस। ये क्या शो कर रहा है? बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस होना इज अ पॉजिटिव थिंग और नेगेटिव थिंग फॉर द बिजनेस? बैंक बैलेंस होना अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज है। कहा लिखेंगे इसको? प्लस के कॉलम में। कहा लिखोगे? प्लस के कॉलम में। तो अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट हो रही है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर दे रखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, मुझे क्वेश्चन में बता नहीं रखा कि ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, तो साइलेंस के केस में क्या मानेंगे? इट इज डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक, इट इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक। और डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब कैश बुक की डेबिट साइड ज्यादा, क्रेडिट साइड कम। कैश बुक की डेबिट साइड रिसिप्ट होती है, क्रेडिट साइड पेमेंट होती है, तो रिसिप्ट ज्यादा है, पेमेंट कम है। क्या शो कर रहा है ये मेरा? बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस होना पॉजिटिव चीज है, तो अब इसको कहां पे लिखेंगे? प्लस के कॉलम में। कहां लिखेंगे? प्लस के कॉलम में। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो रही है, क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग हो रही है वो किससे हो रही है? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक से। किससे? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक से। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब मेरी जो कैश बुक है
उसकी जो क्रेडिट साइड है वो तो है ज़्यादा और डेबिट साइड है कम। तो कैश बुक की क्रेडिट साइड क्या होती है? पेमेंट। डेबिट साइड क्या होती है? रिसिप्ट। तो पेमेंट ज़्यादा हो गई और रिसिप्ट कम रह गई। तो ऐसा कब हो सकता है? इन केस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। तो अगर आपकी कैश बुक की क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, इसका मतलब ये कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है। तो कैश बुक की डेबिट साइड रिसिप्ट होती है और क्रेडिट साइड पेमेंट। तो पेमेंट ज़्यादा हो गई, रिसिप्ट कम हो गई, तो ये क्या शो कर रहा है? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी करंट लाइबिलिटी होती है और बैंक ओवरड्राफ्ट मींस नेगेटिव बैलेंस ऑफ द बैंक। बैंक ओवरड्राफ्ट मींस नेगेटिव बैलेंस ऑफ द बैंक। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। कहा लिखोगे? माइनस के कॉलम में। कहा लिखेंगे इसको? माइनस के कॉलम में लिखेंगे। अब अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो रही है किससे? क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो रही है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। व्हाट इज मीन बाय डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक? कि मेरी जो पासबुक है उसकी डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पासबुक की डेबिट साइड पेमेंट होती है और क्रेडिट साइड रिसिप्ट होती है। तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब पासबुक की डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, मतलब पेमेंट ज्यादा, रिसिप्ट कम। तो पेमेंट ज्यादा, रिसिप्ट कम, इट शोज बैंक ओवरड्राफ्ट। इट शोज बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट होना इज अ नेगेटिव चीज, नेगेटिव थिंग फॉर द बिजनेस, एंड बैंक ओवरड्राफ्ट मींस नेगेटिव बैलेंस ऑफ द बैंक। का लिखोगे? माइनस के कॉलम में। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। कहा लिखेंगे? माइनस के कॉलम में। कहा लिखोगे इसको? माइनस के कॉलम में। ऐसी अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, व्हाट इज मीन बाय क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक? कि मेरी जो पासबुक है, मेरी जो पासबुक है इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है। तो पासबुक की जो क्रेडिट साइड है वो रिसिप्ट होती है, यानी रिसिप्ट ज्यादा है, पेमेंट कम है। तो रिसिप्ट ज्यादा, पेमेंट कम, ये क्या शो करेगा? ये शो करेगा योर बैंक बैलेंस। ये शो क्या करेगा? बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस होना इज अ पॉजिटिव थिंग फॉर द बिजनेस। तो अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट हो रही है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, या फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, या सिंपल दे रखा है बैलेंस एज पर पासबुक, बता नहीं रखा डेबिट है या क्रेडिट, तो साइलेंस के केस में पासबुक का कौन सा बैलेंस मानेंगे? क्रेडिट बैलेंस मानेंगे। कौन सा बैलेंस मानेंगे? क्रेडिट बैलेंस मानेंगे। कहाँ लिखोगे? प्लस के कॉलम में। तो इन चार में से कोई भी एक बैलेंस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपको दे रखा होगा। अब सपोज करो क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो रही है कैश बुक के बैलेंस से। क्वेश्चन की स्टार्टिंग किससे हो रही है? कैश बुक के बैलेंस से क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो रही है। तो उस केस में आप कैश बुक के बैलेंस को किससे टैली करोगे? पासबुक के बैलेंस से। किससे टैली करोगे? पासबुक के बैलेंस से टैली करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक टेक्निक होती है। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग एंड होती है उसमें कुछ प्लस माइनस के एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक से हो रही है तो आप उस कैश बुक के बैलेंस को किससे टैली करवाओगे? पासबुक के बैलेंस से टैली कराओगे। यानी जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे प्लस और माइनस के, जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे प्लस और माइनस के, इट कैन बी डन इन द कैश बुक। इट कैन बी डन इन द कैश बुक। क्यों कैश बुक? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट किससे हो रही है? कैश बुक में, कैश बुक से। तो जिससे भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसमें प्लस माइनस के एडजस्टमेंट होंगे। तो अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट इज बैलेंस एज पर कैश बुक, वेदर इट इज डेबिट और क्रेडिट, तो इस कैश बुक के बैलेंस को किससे टैली करवाओगे? पासबुक के बैलेंस से टैली कराएंगे। तो यानी जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे प्लस और माइनस के, इट कैन बी डन इन द कैश बुक, क्योंकि स्टार्टिंग कैश बुक से हो रही है। तो क्या लिखा है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन statement as cash book, then tally it with passbook, it means all the adjustment of plus and minus is done in the cash book. और अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट हो रही है पासबुक के बैलेंस से, वेदर इट इज डेबिट और क्रेडिट, स्टार्टिंग पॉइंट क्वेश्चन की स्टार्टिंग में किसका बैलेंस गिवन है? पासबुक का, चाहे वो डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बैलेंस गिवन है पासबुक का। तो आप क्या करोगे? आप इस पासबुक के बैलेंस को टैली करवाओगे कैश बुक के बैलेंस से। पासबुक के बैलेंस को किससे टैली करेंगे? कैश बुक के बैलेंस से टैली करेंगे। यानी जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे प्लस और माइनस के, जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे, इट कैन बी डन इन द पासबुक। इट कैन बी डन इन द पासबुक। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की स्टार्टिंग में किसका बैलेंस गिवन था? पासबुक का। तो अब आपको पासबुक के बैलेंस को किससे टैली करवाना है? कैश बुक के बैलेंस से टैली करवाना है। यानी जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे प्लस और माइनस के, नाउ इट कैन बी डन इन द पासबुक। इट कैन बी डन इन द पासबुक।
तो लिखा है स्टार्टिंग पॉइंट, if starting point of bank reconciliation is passbook, then tally it with cash book. It means all the adjustments of plus and minus is done in the passbook. कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक से हो रही है तो जो भी प्लस और माइनस के एडजस्टमेंट्स होंगे वो कैश बुक में होंगे, और क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट अगर पासबुक के बैलेंस से हो रही है तो जो भी एडजस्टमेंट्स हैं प्लस और माइनस के वो सब काय में होंगे, पासबुक में होंगे। समझ में आई क्या बात? कोई डाउट किसी भी टॉपिक में इसमें? ये इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ठीक है ना। और इसमें बस एक टॉपिक और है अमेंडेड कैश बुक, बाकी इस चैप्टर में और कोई नया कंसेप्ट नहीं है। अब कल से अपन इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, इसको एक बार रिवाइज करना यहाँ तक जो पढ़ाया, कल से अपन इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए।